हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। अब बच्चों, हमने ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ा था कि दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब इन कॉम्प्लेक्सेस को ही एक्चुअली हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होंगे क्या? एक्चुअली अगर हम इन्हें डिफाइन करते हैं तो क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which are formed by combination of two or more compounds in definite stoichiometric रेशियो। अब ये तो ठीक ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनेंगे क्या? अब होते क्या हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर एक मेटल एटम बाउंड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से या न्यूट्रल स्पीशीज से। तो हम कह सकते हैं इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स a metal atom is bound to anions or neutral species or molecules. For example, सपोज हमारे पास निकल क्लोराइड है। अब निकल क्लोराइड बच्चों ग्रीन कलर का होता है। When it is treated with ammonia, ये बना लेता है एक कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो कि हमारे पास पर्पल कलर का होता है। और अगर इस कंपाउंड को हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां पर हम कोई ग्रीन कलर नहीं देखेंगे, ना ही अमोनिया की प्रॉपर्टी कोई ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास सिर्फ पर्पल कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं they do not lose their identity in solution, they retain their identity in solution। तो इस तरह से यहाँ पर निकल क्लोराइड और अमोनिया की कॉम्बिनेशन से एक नया ही कंपाउंड बना और इस कंपाउंड को हमने क्या कहा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब बच्चों, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का क्यों होता है? आप बताओगे उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और आयरन का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। सिमिलरली आप अपने सराउंडिंग में जो पेड़ पौधे देखते हो उनका ग्रीन कलर आपको पता है ना किस लिए होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल एक्चुअली कोऑर्डिनेट कंपाउंड है मैग्नीशियम का। इसी तरह से हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन B12, और ये जो विटामिन B12 है ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है किसका? कोबाल्ट का। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये यूज होते हैं वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, एनालिटिकल reagents, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल डाइंग में, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो बच्चों, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस
इस पर्टिकुलर सेंटेंस से भी समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर बैकबोन ऑफ modern inorganic and bio-inorganic chemistry and chemical industry. तो इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले स्टडी किया वर्नर ने, अल्फ्रेड वर्नर। एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कैसे होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में सबसे पहले थ्योरी प्रपोज की। तो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। He was a Swiss chemist और इन्होंने बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स प्रिपेयर किए, उनको कैरेक्टराइज किया, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया बाय यूजिंग सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। और उन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में कौन कौन सी टेक्निक्स उन्होंने यूज करी? एक्चुअली एक उनमें बेस्ड थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से और दूसरी बेस थी कंडक्टेंस मेजरमेंट पर। तो उन्होंने जो है कंपाउंड्स बनाए, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कंपाउंड्स बनाए और उनको आइसोलेट किया। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए और उनको आइसोलेट किया और उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उन्होंने ऑब्जर्व करी इन कंपाउंड्स की। अब अपनी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कंपाउंड ये कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के आइसोलेट किए थे उनमें एक्सेस AgNO3 डाला। तो AgNO3 डालने से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ क्लोराइड आयंस जो थे वो तो AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जा रहे थे और कुछ जो है सॉल्यूशन में रह जा रहे थे। तो इसके बेस पर उन्होंने कितने वहां पर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे इसको कैलकुलेट आउट किया और अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरह से टैबुलेट किया। 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 और इस कंपाउंड का जो कलर था, क्योंकि उन्होंने पहले आइसोलेट किए ये कंपाउंड, येलो कंपाउंड था ये, एंड दैट गेव 1 मोल ऑफ AgCl। सिमिलरली 1 मोल ऑफ, अब उन्होंने दूसरा कंपाउंड लिया COCl3 5NH3 और ये वाला कंपाउंड पर्पल और इसने दिए 2 मोल्स ऑफ AgCl। फिर उन्होंने लिया दूसरा कंपाउंड, एक और कंपाउंड जिसका कलर ग्रीन था और इसने यहाँ पे दिया 1 मोल ऑफ AgCl। एक और कंपाउंड उन्होंने लिया जिसका कलर था वॉयलेट और इसने भी यहाँ पर 1 मोल AgCl दिया। सेकेंड इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बेस्ड थी कंडक्टेंस मेजरमेंट पर। इन्होंने क्या किया, अपने जो कंपाउंड्स आइसोलेट किए थे उनका सॉल्यूशन लिया और साथ में उनकी कंडक्टेंस मेजर करी और फिर उनकी कंडक्टेंस को कंपेयर किया उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस से जिनकी कंडक्टेंस नोन थी और इस तरह से उन्होंने पता लगा लिए नंबर ऑफ आयंस इन दैट सॉल्यूशन। कैसे? अब ये जो उन्होंने इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, कंपाउंड्स जो उनके पास थे इस तरह से रिप्रेजेंट किया उन्होंने। ये जो था आपका सबसे पहले येलो कलर का कंपाउंड था। अब
यहाँ देख रहे हो आप, रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई और इसकी जो नंबर ऑफ आयन्स आए यहाँ पे 4 थे और इलेक्ट्रोलिटिक रेशो आप कह सकते हो 1:3 रेशो थी यहाँ पर। सिमिलरली जो दूसरा कंपाउंड था उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से थी। और ये था हमारे पास पर्पल कलर का कंपाउंड और इसमें जो रेशो आई 1:2 रेशो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने थे, 3। नेक्स्ट जो कंपाउंड था CO, Cl2, NH3, 4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और ये था ग्रीन कलर का। और यहाँ पर जो रेशो आई 1:1, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने आए, 2। सिमिलरली एक और कंपाउंड उन्होंने लिया जिसका कलर कैसा था बच्चों, ऊपर हमने डिस्कस किया, वॉयलेट, और यहाँ पर ये रेशो भी आई उनकी 1:1। अब इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि एक्सप्लेनेशन दी इनकी कि यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल 6 ग्रुप्स, सारे 6 ग्रुप, वो सारे हो सकते हैं ऑल क्लोराइड आयंस और हो सकते हैं ऑल NH3 मॉलिक्यूल्स और हो सकते हैं दोनों ही, both Cl and NH3 remain attached to cobalt during the reaction। मतलब रिएक्शन के दौरान 6 ग्रुप्स कोबाल्ट के साथ अटैच्ड रहते हैं। वो 6 के 6 हो सकते हैं क्लोराइड या अमोनिया या दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि हम जो रिएक्शन स्पीशीज है हम उनको कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे कंडक्टेंस मेजरमेंट के दौरान लिखा गया, हम उनको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम डिफरेंट स्पीशीज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO, NH3, 6, 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं। यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्पीशीज लिखी गई उसको, ये एक सिंगल एंटिटी है और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन लिखा गया इसको बोलते हैं हम काउंटर आयन। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर वर्नर ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बोलते हैं। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखनी है। अक्सर आपसे इस थ्योरी के पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो वर्नर्स ने इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर जो थ्योरी प्रपोज की उसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मेटल पोजेसेस 2 types of valences, 2 types of linkages you can say, or valences. Two types of linkages और valences. Linkages को ही हम valences बोलते हैं बच्चों। One is primary valency and the other is secondary valency. दूसरा पॉइंट आपने बताना है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल वैलेंसी, ionizable valency, and it is satisfied by negatively charged ions. Negatively charged
आयंस। मतलब जो आप मेटल आयंस की जब वो बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं उस दौरान जो उनकी वैलेंसी होती है, जो उन पे चार्ज होता है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोबाल्ट क्लोराइड है, तो यहाँ पर कोबाल्ट की कितनी वैलेंसी आएगी? +3। तो ये क्या है? इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। इसी तरह से मान लो मैं लिखती हूँ ZnCl2, तो यहाँ पर Zn की प्राइमरी वैलेंसी क्या हुई? +2। तो आयनाइजेबल वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी। The secondary valency is non-ionizable. Non-ionizable valency and it is satisfied by either negatively charged ions or neutral molecules. और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा बराबर होती है किसी भी मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के। मतलब आप कह सकते हो कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड फॉर अ मेटल दिस सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड होती है ये। आप थर्ड पॉइंट बताओगे, फोर्थ पॉइंट बताओगे आप बच्चों कि ये जो आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, मतलब the groups which are satisfying secondary valency, they have definite spatial arrangement around the central atom, and they are responsible for the definite geometry of these coordinate compounds. Next आप बताओगे the central metal atom tries to satisfy both of its valencies, primary as well as secondary valency. Central atom tries to satisfy both of its valencies. So in modern terminology, the spatial arrangement we termed as coordination polyhedra. So we can explain these points by taking an example. Suppose we have CONH3 6 3 positive and 3 Cl negative. Now Werner proposed these coordinate compounds have definite geometry like octahedral, tetrahedral, square planar geometries. So suppose we have this compound, then here the NH3 molecules, they are satisfying secondary valency, and these chloride ions, they are satisfying primary valency of central metal atom. अब किस तरह से? सपोज इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो हम कैसे दिखाएंगे? हम इस तरह से दिखाएंगे बच्चों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. Now these NH3 are directed in definite space around the central atom. So they are forming octahedral geometry. Now the primary valency, we will show it by dotted lines. Suppose Cl and this Cl. So this Cl is satisfying primary valency and NH3 they are satisfying secondary valency.
Now this molecule can have different form. CO, NH3, suppose 5, Cl, now 2 positive and 2 Cl negative. अब बच्चों इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, यहाँ पर ये जो Cl है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया और यहाँ पे NH3 कितने रह गए, केवल 5। मतलब यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई है तो कितनी हो गई, 6। अब इसका मतलब यहाँ पर ये मेटल आयन है अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसके पास सेकेंडरी वैलेंसी 6 है इसकी, तो यहाँ पर Cl इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कैसे शो कर सकते हैं इसको, NH3, this is also NH3, NH3, NH3 और फिर बच्चों एक Cl लिखना है। This is satisfying, Cl is satisfying its primary as well as secondary. आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So that's all. Thank you.